हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। सिंप्लीफाई लॉ में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम स्टडी करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक टॉपिक जिसका नाम है कंसिडरेशन एंड इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन। मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन। अ कंसिडरेशन इज समथिंग इन रिटर्न फॉर समथिंग गिवन। तो कंसिडरेशन बेसिकली एक हम कह सकते हैं कि किसी चीज़ को देने के बदले किसी चीज़ को लेना। सो दिस समथिंग इज कॉल्ड एज कंसिडरेशन। देखिए एग्जाम्पल के साथ स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रमेश मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल हिज वॉच टू सुरेश फॉर ₹1000। तो रमेश ने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो अपना वॉच सुरेश को सेल करेगा फॉर ₹1000। For Ramesh, ₹1000 is the consideration and for Suresh the consideration is watch. तो यहाँ पे एक दूसरे को कुछ ना कुछ consideration मिल रहा है, किसी न किसी चीज़ के बदले कुछ ना कुछ नहीं मिल रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ रमेश को ₹1000 मिल रहे हैं, तो सुरेश को यहाँ पे रमेश का वॉच मिल रहा है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है जो यहाँ पे वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं वो है कंसिडरेशन, राइट। डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन देखिए, सेक्शन 2 क्लॉज डी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द promiser, okay, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstains from doing or promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise. तो इस एक डेफिनेशन के अंदर हमें पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ये तीनों चीज़ें नज़र आती हैं। देखिए, व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर के डिज़ायर पे प्रॉमिसी या फिर कोई अदर पर्सन, ठीक है, ऐसी कोई चीज़ उसने की है या अब्सटेन किया है खुद को करने से, या फिर पोस्टपोन किया है किसी काम को या परफॉर्मेंस को परफॉर्म करने से, ठीक है, या फिर अभी कुछ वो करने वाला है या खुद को अब्सटेन कर रहा है। देखिए, ये पॉजिटिव थिंग और नेगेटिव दोनों चीज़ें आती हैं। पॉजिटिव थिंग में क्या आता है, किसी चीज़ को करने के लिए कहा जाता है। नेगेटिव में क्या होता है, किसी चीज़ को करने के लिए मनाही दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों चीज़ों को कंसीडर करते हुए कहा है कि अगर कोई इंसान मतलब प्रॉमिसर के डिज़ायर पे प्रॉमिस या कोई अदर पर्सन किसी चीज़ को करता है या किसी चीज़ को नहीं करता है या किसी चीज़ को पोस्टपोन करता है कि आगे इन फ्यूचर में करेगा, तो यहाँ पे वो क्या है, कंसिडरेशन है फॉर द प्रॉमिस। आगे आपको वन बाय वन क्लियर हो जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली कंसिडरेशन इज। सो इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन। सो बेसिकली देर आर 8 essentials of elements of consideration. First, consideration must move at the desire of the promiser. Consideration may move from the promisee or any other person. Third, consideration may be a promise to do or abstain from doing something. Fourth, consideration may be past, present or future. Fifth, consideration must be real and certain. Sixth, consideration must be lawful. Seventh, consideration need not be adequate. And eighth, consideration must be something which the promiser is already bound to do. ठीक है, चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर। एनी एक्शन और अब्सटीनेंस फ्रॉम एक्शन मस्ट बी एट द डिज़ायर और रिक्वेस्ट ऑफ द प्रॉमिसर। यानी कि प्रॉमिसर के रिक्वेस्ट पे जो भी कोई एक्शन है वो की गई है या फिर नहीं की गई है। ओके, इफ सच एन एक्शन और अब्सटीनेंस इज एट द डिज़ायर ऑफ अ थर्ड पार्टी और इज डन विदाउट द कंसेंट और डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर, देन इट इज़ नॉट अ कंसिडरेशन। तो ये जो एक्शन है या फिर ये जो अब्सटीनेंस है, ये अगर किसी थर्ड पार्टी के डिज़ायर पे किया गया है या फिर जो प्रॉमिसर है उसके कंसेंट या उसके डिज़ायर को ध्यान में नहीं रख के किया गया है, यहाँ पे प्रॉमिसर की कंसेंट नहीं ली गई है, तो यहाँ पे उसे कंसिडरेशन नहीं कहा जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे केस है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। इन दिस केस अ पार्टी बी spent some money on the construction of a market at the desire of the collector of the district. तो यहाँ पे बी ने कुछ पैसे अपने खर्च किए हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मार्केट के लिए, किसके डिज़ायर पे, तो कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट के डिज़ायर पे। अब यहाँ पे डी प्रॉमिस करता है कि वो क्या करेगा, कमीशन पे करेगा बी को कि अगर वो उसके आर्टिकल्स उसके एक शॉप में, जो उसकी मार्केट में शॉप है उसमें अगर वो सेल करेगा तो यहाँ पे क्या करेगा, डी बी को कमीशन देगा। तो इन ए सूट बाय बी इट वाज हेल्ड दैट देयर वाज नो कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस मेड बाय डी। तो यहाँ पे सूट में बी ये कह रहा है कि जो प्रॉमिस डी ने किया है वहाँ पे उसका कोई कंसिडरेशन नहीं है एंड हेंस नो कॉन्ट्रैक्ट एज ही हैड नॉट कंस्ट्रक्टेड द मार्केट एट द इंस्टेंस ऑफ डी। और ये जो कुछ भी मार्केट का कंस्ट्रक्शन मैंने किया है ये मैंने डी के डिज़ायर
मेयर पे या उसके कहने पे नहीं किया है, तो कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट के कहने पे किया है। तो यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं है, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होगा, वैलिड नहीं होगा। ओके, नाउ देखिए, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द कंसिडरेशन इज फ्रॉम द प्रोमिसी, इट मे कम फ्रॉम एनी अदर पर्सन। यानी कि कंसिडरेशन सिर्फ प्रोमिसी से ही मिले आपको, ये ज़रूरी नहीं है, ये किसी और इंसान से भी आ सकता है। सो दिस इम्प्लाइज दैट एज लॉन्ग एज देर इज़ अ कंसिडरेशन फॉर प्रॉमिस इट इज़ इमटेरियल हु हैज़ फर्निश्ड इट। यानी कि प्रॉमिस के लिए जब तक कंसिडरेशन है, फिर चाहे वो किसी से भी क्यों ना आया हो, ये इमटेरियल है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो किससे आया है। ओके, देखिए, केस लॉ है चिनैया वर्सेस रमैया। यहाँ से आपको इस पॉइंट का क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। देखो, ओल्ड लेडी लेफ्ट हर एंटायर प्रॉपर्टी टू हिज डॉटर रमैया अंडर द कंडीशन दैट शी विल पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एनुअली टू चिनैया हर अंकल। यानी कि एक ओल्ड लेडी ने अपनी पूरी एंटायर प्रॉपर्टी उसकी जो बेटी है रमैया उसे दे दी, इस कंडीशन पे कि वो क्या करेगी, एनुअली एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है चिनैया जो उसके अंकल हैं उसे पे करेगी। रमैया प्रॉमिस टू पे द अग्रीड अमाउंट एनुअली। रमैया ने क्या किया, प्रॉमिस किया कि वो एनुअली अमाउंट जो है वो दे देगी, बट स्टॉप डूइंग इट आफ्टर अ टाइम ऑन द प्ली दैट नो कंसिडरेशन मूव्ड फ्रॉम चिनैया टू हरसेल्फ। उसके बाद में रमैया ने क्या किया, प्रॉमिस किया टू पे दी अग्रीड अमाउंट एनुअली, बट लेटर ऑन शी स्टॉप्ड। उसके बाद में वो क्या किया, उसने जो भी अमाउंट वो पे करती थी एनुअली वो देना उसने स्टॉप कर दिया। क्यों? क्योंकि उसे चिनैया की तरफ से कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है ना, तो इसीलिए उसने वो पैसे देने बंद कर दिए। लेकिन यहाँ पे जो है वो प्ली रिजेक्ट कर दी गई कोर्ट के द्वारा, ये कहते हुए कि यहाँ पे जो इनडायरेक्ट कंसिडरेशन मूव हुआ है फ्रॉम द चिनैया, ठीक है, टू रमैया। कैसे? तो उसके मदर के थ्रू, ठीक है। मदर ने इसी कंडीशन पे तुम्हें प्रॉपर्टी दी थी ना कि तुम एंटायर अमाउंट में से जो पर्टिकुलर अमाउंट है एनुअली तुम क्या चिनैया को देती रहोगी। तो यहाँ पे एक तरह का कंसिडरेशन तुम्हें अपनी मदर से ही मिला है, यहाँ पे एक इनडायरेक्ट कंसिडरेशन है, तो यहाँ पे तुम चिनैया से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हो, राइट। नाउ थर्ड, कंसिडरेशन में बी अ प्रॉमिस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। जैसे कि मैंने कहा, कंसिडरेशन एक प्रॉमिस हो सकता है किसी चीज़ को करने के लिए या किसी चीज़ को ना करने के लिए या किसी चीज़ को आगे करने के लिए, पोस्टपोन आगे इन फ्यूचर, right? So it can be for negative or positive act. In a positive act, the promise does something at the express wish of the promiser. ठीक है, प्रॉमिस यहाँ पे जो है पॉजिटिव एक्ट में किसी चीज़ को की जाती है एट द एक्सप्रेस विश या फिर डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर। जबकि नेगेटिव एक्ट में क्या होता है, द प्रॉमिस अब्सटेन्स फ्रॉम और पोस्टपोन्स डूइंग समथिंग। यहाँ पे जो प्रॉमिस है वो अब्सटेन करता है, किसी को रोकता है किसी चीज़ को करने से या किसी चीज़ को पोस्टपोन करता है, ठीक है, एट द विश ऑफ द प्रॉमिसर। नाउ एग्जाम्पल, ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल हिज हाउस फॉर 10 लाख टू बी। ए ने यहाँ क्या किया, अपने घर को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया 10 लाख रुपए का, किसके साथ, तो बी के साथ। इस केस में 10 लाख इज़ अ पॉजिटिव कंसिडरेशन फॉर ए, ठीक है, 10 लाख ये क्या है, एक पॉजिटिव कंसिडरेशन है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर ए लोन दे रहा है 10 लाख रुपए का बी को टू बी पेड बैक बाय अ सर्टन डेट एंड इज थिंकिंग ऑफ फाइलिंग अ सूट, क्योंकि उसे वो वापस रीपेमेंट नहीं हुआ है, रिसीव नहीं हुआ है, एंड इज अप्रोच्ड बाय बी विद अ रिक्वेस्ट नॉट टू फाइल द सूट एंड एक्सेप्ट 1 लाख एज इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। यानी कि यहाँ पे ए ने क्या किया है, बी को फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कीजिए लोन दिया है और कहा है कि एक सर्टेन डेट पे तुम मुझे वापस दे दे रीपेमेंट, ओके। तो यहाँ पे उसका पेमेंट नहीं आने की वजह से क्या किया है, ए ने सूट फाइल किया है। तो यहाँ पे बी क्या करता है, अप्रोच करता है ए को और कहता है कि प्लीज़ सूट फाइल मत करो, उसके बदले में मैं क्या करता हूँ, 1 लाख रुपए एज इंटरेस्ट 1 साल के लिए तुम्हें 1 साल का तुम्हें दे देता हूँ 1 लाख रुपए, ठीक है, और उसके बाद वो क्या करेगा, तुम्हारा लोन भी मैं रीपे कर दूंगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे ये एक नेगेटिव एक्ट है जिसके अंदर कंसिडरेशन दिया तो गया है ए के लिए, लेकिन किसी चीज़ को ना करने के लिए, और वो चीज़ क्या है, सूट ना फाइल करने के लिए। यहाँ पे वो 1 लाख रुपए एज इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर दे रहा है, ये कह के कि प्लीज़ सूट फाइल ना करो। तो यहाँ पे किसी चीज़ के लिए रोका जा रहा है ना, ए को कहा जा रहा है, अब्सटेन किया जा रहा है, कह रहा है कि सूट फाइल मत करो, तब तक 1 लाख रुपए रख लो, बाद में बाकी के पैसे मैं दे दूंगा। तो ये होता है नेगेटिव एक्ट। नाउ फोर्थ एसेंशियल,
Consideration may be past, present, or future. The Indian Contract Act recognizes past, present, and future considerations, whereas the English law does not recognize a past consideration. यानी अगर किसी चीज़ को पास्ट में किया गया है या फिर कंसिडरेशन उसका पास्ट में ही दिया गया है तो ये जो है ये इंग्लिश लॉ में रिकॉग्नाइज नहीं होता है, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डेफिनेटली पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंसिडरेशन रिकॉग्नाइज किए गए हैं. देखिए, पास्ट कंसिडरेशन. सो व्हेन अ कंसिडरेशन बाय अ पार्टी फॉर अ प्रेजेंट प्रॉमिस वाज गिवन इन द पास्ट. प्रेजेंट प्रॉमिस के लिए जो कंसिडरेशन है वो पास्ट में ही दिया गया है, दैट इज बिफोर द डेट ऑफ द प्रॉमिस. सो इट इज सेड टू बी पास्ट कंसिडरेशन. देखिए, फॉर एग्जाम्पल, ए रेंडर्स अ सर्विस टू बी दैट द लैटर वांट्स. ए ने वो सर्विस बी को दे दी थी जो बी को चाहिए. आफ्टर अ वीक बी ने क्या प्रॉमिस किया? बी प्रोमिस टू पे ₹1000 टू ए फॉर द सर्विस. उसके बाद में बी ने प्रॉमिस किया कि जो भी सर्विस तूने मुझे दी है उसके लिए मैं तुझे ₹1000 पे करूँगा. इट इज़ अ पास्ट कंसिडरेशन एंड ए इज़ एंटाइटल टू द प्रॉमिस्ड अमाउंट. तो ये कैसा है? पास्ट कंसिडरेशन है, यानी कि पहले ही वो सर्विस उसे मिल चुकी है, उसका प्रॉमिस वो पैसे देने का आज कर रहा है, तो ये हो गया पास्ट कंसिडरेशन. और यहाँ पे ए एंटाइटल्ड डेफिनेटली होगा टू पे द प्रॉमिस्ड अमाउंट. अब देखिए प्रेजेंट कंसिडरेशन. व्हेन अ कंसिडरेशन फॉर अ प्रॉमिस इज गिवन साइमल्टेनियसली विद द प्रॉमिस इट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट कंसिडरेशन. ठीक है, व्हेन अ कंसिडरेशन फॉर अ प्रॉमिस, जो कंसिडरेशन जो है प्रॉमिस का वो साइमल्टेनियसली अभी दिया गया है प्रेजेंट कंसिडरेशन में, मतलब प्रॉमिस और कंसिडरेशन ये दोनों चीज़ें साथ ही में प्रेजेंट में हो रही हैं. फॉर एग्जाम्पल, कैश सेल हो गया. ठीक है, यानी कि किसी चीज़ को अभी हम दे रहे हैं और साथ ही में उसके बदले में जो भी हमें कंसिडरेशन चाहिए वो ले भी रहे हैं. तो यहाँ पे प्रॉमिस और कंसिडरेशन दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली एक साथ परफॉर्म हो रही हैं, तो वो हो गया प्रेजेंट. अब फ्यूचर में देखिए, अ फ्यूचर कंसिडरेशन इज़ अ प्रॉमिस टू डू और गिव समथिंग इन रिटर्न इन फ्यूचर फॉर द प्रॉमिस देन मेड. यानी कि जो भी प्रॉमिस किया गया है उसका जो कुछ भी कंसिडरेशन है, ठीक है, उसका जो कुछ भी रिटर्न तुम्हें मिलने वाला है वो कैसा है? इन फ्यूचर मिलने वाला है. ठीक है, तो उसे फ्यूचर कंसिडरेशन कहा जाएगा. For example, if A promises to sell 100 quintals of rice from the coming crop at ₹2,800 per quintal to B, and B promises to make the payment for the same within a week of its receipt, so it's a केस ऑफ फ्यूचर कंसिडरेशन. यानी कि यहाँ पे जो क्रॉप अभी प्रेजेंट नहीं है, आगे इन फ्यूचर आने वाला है, उसका वो कंसिडरेशन में देने वाले हैं. ठीक है, जो कि फ्यूचर में है, अभी प्रेजेंट में वो अवेलेबल नहीं है, बट इन फ्यूचर वो क्या करने वाले हैं? कमिंग क्रॉप से जो भी मतलब 100 क्विंटल्स ऑफ राइस देने वाले हैं फ्रॉम द कमिंग क्रॉप एट ₹2,800. ओके, तो यहाँ पे जो फ्यूचर, फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल अगर लिया जाए तो यहाँ पे प्रॉमिस किया गया है कि अगर तू मुझे ये चीज़ दे देगा तो फ्यूचर में मेरे पेड़ पे जो आम आने वाले हैं वो मैं तुझे दे दूँगा. तो यहाँ पे ये क्या है? कंसिडरेशन. अभी जो प्रॉमिस किया गया है, ठीक है, उसका कंसिडरेशन फ्यूचर में मिलने वाला है, फ्यूचर में आने वाले आम. ओके, तो ये है फ्यूचर कंसिडरेशन. Now, fifth essential, consideration must be real and certain. A contract wherein the consideration is unreal or uncertain is void. यानी कि किसी कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई ऐसा कंसिडरेशन है जो बिल्कुल भी रियल नहीं है या फिर अनसर्टन है, ठीक है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? void होगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ A promises to give an amount of money to S and S promises to प्रे फॉर एज लॉन्ग लाइफ. यानी कि यहाँ पे ए प्रॉमिस कर रहा है कि मैं सर्टन अमाउंट ऑफ मनी एस को दूंगा, और एस यहाँ पे प्रॉमिस कर रहा है कि मैं प्रे करूँगा तेरी लॉन्ग लाइफ के लिए. ठीक है, तो ये कंसिडरेशन बिल्कुल भी रियल नहीं है. ये कैसा कंसिडरेशन कि पैसों के बदले में मैं सिर्फ प्रे करूँगा फॉर योर लॉन्ग लाइफ. तो यहाँ पे ये कैसा कंसिडरेशन है? अनरियल कंसिडरेशन है. सिमिलरली, ए प्रॉमिस कर रहा है टू सेल हिज कार टू बी फॉर वॉट एवर बी वॉन्ट्स टू पे फॉर इट. ठीक है, यहाँ पे ए सेल कर रहा है अपनी कार, बदले में तुझे जितने पैसे देने भाई तू दे सकता है. ठीक है, सो इट वुड बी एन अनसर्टन कंसिडरेशन फॉर बी एंड द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी वॉइड. मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइड होनी चाहिए ना, बाद में आगे जाके कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो. एक है जो तुझे जितने देने हैं उतने दे. यहाँ पे सर्टनिटी नहीं है, किसी चीज़ का हम कह सकते हैं क्लैरिटी नहीं है. तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो होंगे जिसमें अनसर्टन चीज़ें बताई गई हैं वो कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेटली वॉइड होगा. कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल. अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कंसिडरेशन इज इलीगल इज वॉइड. ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर जो कंसिडरेशन है वो ही इलीगल है, तो भाई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड होगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए प्रॉमिसेस टू पे ₹10,000 टू बीट अप सी,
it would be an illegal consideration for B to accept it, because if he does beat up C and A refuses to pay the amount, he cannot take the recourse of law to get it. यानी कि यहाँ पे एक इंसान दूसरे इंसान को हम कह सकते हैं सुपारी दे रहा है, पैसे दे रहा है 10,000 रुपये किसी को मारने के लिए, और बाद में वो मारने के बाद अगर वो उसे पैसे नहीं देता है तो यहाँ पे वो कोर्ट में नहीं जा सकता है कि यहाँ पे मैंने उसका काम पूरा किया है एंड ही इज़ नॉट गिविंग माई मनी बैक. तो यहाँ पे कोई रिकोर्स ऑफ लॉ नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि वो इलीगल एक्ट है. नाउ seventh essential element, consideration need not be adequate. Consideration is something in written. Consideration कुछ written में मिलना ये होता है, और इस चीज़ के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हम दे रहे हैं उसी का इक्वल अमाउंट में, ठीक है, उसी की इक्वालिटी में हमें कंसिडरेशन में कुछ मिले. The something in written did not necessarily be equal to something given. So the law provides that a contract should be supported by a consideration. So long there is a consideration, the law is not concerned about its being adequate. तो यहाँ पे लॉ बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है कि वो कितना एडिक्वेट है, कितना एडिक्वेट नहीं है. यहाँ पे कंसिडरेशन मिल रहा है ना, दैट इज़ इस मतलब दैट इज़ ओके, बस है, बहुत है. कितना मतलब एडिक्वेट अमाउंट में मिले या इक्वल अमाउंट में मिले ये ज़रूरी नहीं है. ओके, देखिए example, if A decides to sell his car valued at 1 lakh rupees for 10,000 to B, it is his free consent and the agreement will be deemed to be a contract. यानी कि यहाँ पे A जो है अपनी 1 लाख की कार 10,000 को B को बेच रहा है, तो ये उन दोनों के बीच का एक हम कह सकते हैं म्यूचुअल कंसेंट से या फ्री कंसेंट से डिसाइड हुआ एग्रीमेंट है. तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड होगा. ये नहीं देखा जाए कि 1 लाख की कार 10,000 रुपये को क्यों बेची जा रही है. यहाँ पे कंसिडरेशन जो है वो अनइक्वल है, ये नहीं देखा जाएगा. कंसिडरेशन है ना, दोनों की फ्री कंसेंट है ना, दैट इज इनफ. नाउ नेक्स्ट, 8th essential, consideration must be something which the promisor is not already bound to do. A promise to do what one is already bound to do either by general law or under an existing contract is not a good consideration for a new promise. तो देखिए ऐसा प्रॉमिस, ठीक है, ऐसा प्रॉमिस हमने किसी के साथ किया है जो वो सामने वाला इंसान ऑलरेडी वो करने के लिए बाउंड है, फिर वो चाहे जनरल लॉ के थ्रू हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हो, तो ऐसा कोई एग्रीमेंट है तो वो एक गुड कंसिडरेशन नहीं है. फॉर एग्जाम्पल देखिए, ए प्रॉमिस टू पे मनी टू अ पुलिस ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट इनटू अ क्राइम. तो यहाँ पे ए क्या कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुझे भाई पैसे दे दूंगा पुलिस ऑफिसर को, तो क्राइम इन्वेस्टिगेट कर प्लीज़, ठीक है. तो यहाँ पे एग्रीमेंट जो है ये इनवॉलिड करार दिया जाएगा बिकॉज द ऑफिसर इज ऑलरेडी अंडर द ड्यूटी टू डू सो बाय लॉ. तो यहाँ पे वो लॉ के द्वारा ऑलरेडी उसे ऑथराइज किया गया है, ऑलरेडी उसे वो नियुक्त क्यों किया गया है, भाई इसी काम के लिए किया गया है. तो यहाँ पे तेरे अलग से पैसे देने की ज़रूरत नहीं है. तो जिस चीज़ को करने के लिए वो इंसान ऑलरेडी बाउंड है तो वो क्या होगा, प्रॉपर कंसिडरेशन नहीं होगा. इट्स नॉट अ गुड कंसिडरेशन फॉर अ न्यू प्रॉमिस. ओके, तो ये देखिए कोलिन्स वर्सेस गॉडफ्रे के केस में भी बताया गया है 1834. तो ये था कंसिडरेशन. आई होप आपको समझ आया होगा कंसिडरेशन एंड इसेंशियल्स. ओके, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन. अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ स्टे ट्यून विद दिस चैनल. अगर आपको किसी भी तरह का डाउट डेफिनेटली आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.